पढ़ेंगे आज चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। तो हमें पहला पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल को याद रखने के लिए हमें एक नाम को याद रखना होगा, एक नेम जिसका नाम है अनीला। अनीला, अ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसे याद रखने की एक नेम है ये अनीला। इसे नोट करो, इसे याद रख सकते हैं कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। और एक नेम और है जिसका नाम है सालिना। सा यानी सार, यानी लाल, और ना यानी नीला, यानी सार लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला करता है, सार कहते हैं। और अब इनकी पहचान कैसे की जाए, तो सार अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ये कड़वे होते हैं, और इस पर सिंधक चिकनाहट होता है। और सार खट्टे प्रकृति के होते हैं। अब इनका पता कैसे लगाया जाए? इनका पता लगाया जाता है लिटमस पत्र द्वारा। लिटमस पत्र के द्वारा इन्हें सूचकांक भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक संश्लेषित सूचक, एक प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक वो होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित सूचक वो होते हैं जिन्हें पदार्थों से बनाया जाता है। तो प्राकृतिक सूचक वह हल्दी और लिटमस के दोनों प्राकृतिक सूचक हैं, और संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज हैं। फिर लिटमस में बैंगनी रंग का रंजक होता है, जब ये किसी रंग का नहीं होता है, यानी अम्ल भी नहीं होता, क्षार भी नहीं होता, तभी ये बैंगनी रंग का होता है। और ये नीचे पौधे से निकाला जाता है। कुछ सूत्र हैं जिन्हें आपको याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। गंधीय सूचक वे सूचक जो कि अम्ल और क्षार के माध्यम में उनकी गंध भिन्न हो जाती है या अलग अलग हो जाती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। यानी गंधीय से पता लगता है कि गंध क्या होगी, इसे परिवर्तित होगी, माध्यमों में अलग अलग गंध हो जाएगी, इसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभी क्रिया करेंगे Zn जिंक प्लस H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पे जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एक बात और कि धातुएं सभी धनात्मक होती हैं। धातुएं सभी क्या होती हैं? धनात्मक होती है ज्यादातर। अब एक शब्द हो रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया ये होती है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर, अम्ल और क्षार, आपको पता ही चल गया कि अम्ल और क्षार क्या होता है। अब ये दोनों मिलकर जो बनाएंगे वो उदासीनीकरण कहलाएगा। जैसे अम्ल और क्षार ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं, जड़ समाप्ति कर देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें अम्ल नहीं रहता और क्षार नहीं रहता, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धातु के द्वारा बनाए गए ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड नहीं, यानी धातु से धा यानी धातु से निकालना है कि क्या होते हैं? ये धातु के द्वारा बनाए गए ऑक्साइड सारी प्रकृति के होते हैं, और अधातु द्वारा बनाए गए ऑक्साइड अधातु होते हैं। आप दोनों से एक को याद कर लेना है, एक
ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अधातु यानी पहला अक्षर अ से अम्ल यानी अधातु अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु पहला अक्षर क्या हुआ इसका यानी अम्लीय प्रकृति के होंगे ये। और धातु ये है सारी प्रकृति के होंगे, इन्हें याद रखना। जैसे कि अधात्विक होगा CO2, यह धात्विक ऑक्साइड है। अम्ल और साल्ट प्रबलता को कैसे जाते हैं, तो उसके लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम pH स्केल के नाम से जानते हैं, जिसमें P शांत होता है जिसे हम शक्ति कहते हैं। तो जर्मनी भाषा का शब्द है। इसमें 7 से लेकर 14 तक के अंक अंकित होते हैं, जिसमें से 0 से लेकर 7 तक के अंक अम्लीय होते हैं और 7 के बाद यानी 8 से लेकर 14 तक के अंक सारी प्रकृति के होते हैं। अब बोलेंगे 7 क्या है कि 7 होगा उदासीनीकरण, यानी ये जो न तो अम्लीय है और न ही सारे यहाँ दोनों मिल जाते हैं, इसलिए ये कहलाता है उदासीनीकरण। अभी हमारा शरीर 7.0 pH से लेकर 7.8 pH के बीच हमारा शरीर का पारस कार्य करता है, यानी ये थोड़ा सारी हो सकता है पर अम्ल नहीं होना चाहिए हमारे। हमारा उद्देश्य आपको बताया कि अम्ल उत्पन्न करता है, बट वह इतना भी अम्ल उत्पन्न नहीं करता है कि वह हमारे भोजन पचाने के लिए थोड़ा बहुत अम्ल उत्पन्न करता है। और ज़्यादा अम्ल हो जाता है तो हमें एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमारे शरीर में अम्ल बहुत कम मात्रा में रहना चाहिए। अधिक मात्रा में होगा तो हमें नुकसानदायक रहेगा हमारे शरीर के लिए। और अम्लता बढ़ जाती है, इससे एसिडिटी हो जाती है। इसको खत्म करने के लिए हमें सारी जैसे परवल सागों का उपयोग करके इसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अम्ल और साग दोनों मिलकर दूसरे प्रभाव समाप्त कर देते हैं। इसलिए जब सारी की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें अम्ल का उपयोग करना पड़ता है, और अम्ल की अधिकता हो जाती है तब हमें साग का उपयोग करना पड़ता है। परबल अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और साग में कम हो, उसे परबल अम्ल कहेंगे। और दुर्बल अम्ल वो होंगे जिनमें साग की मात्रा अधिक होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी, उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय हो जाता है, यानी दांतों का नुकसान होने से हो जाता है। क्षय यानी नुकसान, यानी दांत गलने लग जाते हैं या टूटने लग जाते हैं, इनसे रोग उत्पन्न होता है। इसलिए हमें रात्रि को जब हम भोजन करने के पश्चात हमें मुंह की अच्छी तरह सफाई कर लेनी चाहिए, जिससे हमारे दांतों की बैक्टीरिया अच्छी प्रकार से खत्म हो सके और हमारा कोई नुकसान ना हो। इसलिए हमें रात्रि सोने से पहले एक बार ब्रश कर लेना चाहिए। जब हमें इसके लिए सारी दांत मंजन का उपयोग करना चाहिए। अगर हमारे दांतों में अम्लता बढ़ती है तो हमें सारी दांत मंजन करने से हमारे दांतों का दर्द कम हो जाएगा। ये हमारे दांतों में जितनी इनेमल परत, इनेमल एक नाम की एक और परत होती है जो हमारे दांतों में पाई जाती है, और भोजन के पश्चात ब्रश न करने से इसका नुकसान होने शुरू हो जाता है और जिससे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। बस आज पहला वीडियो था, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग देखी जाए डेली।